सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने गजा सिटी पर जमीनी हमला किया शुरू, दर्जनों लोगों की मौत, बेहद खतरनाक हालात। हमास के कमांडर अबू उबैदा ने दी वार्निंग, कहा होस्टेजेस भी अब हैं जंग का हिस्सा, हमारे लड़ाकों और उनका एक सा होगा अंजाम। वहीं आईडीएफ की एक ब्रिगेड पर बड़े हमले की खबर, कई फौजियों के मारे जाने का दावा। लेबनान में फिलिस्तीनी मूवमेंट्स ने हथियार किए सरेंडर, कई ट्रक भरकर रॉकेट और असलहा ले गई लेबनानी आर्मी। ईरान ने यूरोप को दिया सख्त पैगाम, कहा प्रेशर में आकर नहीं करेंगे कोई बातचीत, पाबंदियों को बताया गलत। और तुर्की ने गजा के लिए उठाया बड़ा कदम, इसराइल के लिए एयर स्पेस बंद करने के बाद अब समंदर में भी इसराइल के लिए खड़ी कर दी मुश्किल। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इसके अलावा भी कई और अहम खबरें हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इसराइल ने गजा सिटी पर हमला शुरू कर दिया है, दर्जनों लोगों की मौत की खबर आई है। ये जमीनी हमले की शुरुआत है। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि गजा सिटी को खतरनाक जंग वाला इलाका यानी कि एक डेंजरस कॉम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और शहर पर पहला जमीनी हमला शुरू हो चुका है। कल जुमे की सुबह से जारी बमबारी में अब तक गजा सिटी में कई फ़लस्तीनी मारे गए हैं। अल-मवासी इलाके में, जिसमें इसराइल ने पहले ही इस इलाके को सेफ जोन कहा था, वहाँ भी बम गिराए गए और कई लोगों की जान गई। गजा सिटी के तेल अल हवा मोहल्ले में भी कई लोगों के जान जाने की खबर है। हमलों के बीच फ़लस्तीनी लगातार शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान इसराइल के कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने धमकी दी है कि अगर हमास ने हथियार न डाले तो गजा के कुछ हिस्सों को भी इसराइल में मिलाया जा सकता है। हालांकि 3 दिन पहले भी उसने ये धमकी दी थी। वो पहले वेस्ट बैंक को भी इसराइल में मिलाने की धमकी दे चुका है। लेकिन सबसे ख़तरनाक है वो तस्वीरें जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बहुत बुरी और ख़तरनाक बॉम्बिंग हो रही है गजा में। शायद मैंने जो इस बार एक सीन देखा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अगली खबर यह है कि हमास ने इसराइल को एक सख्त वार्निंग दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर इसराइल गजा सिटी पर हमला करता रहा और ज़मीनी हमला तेज़ शुरू कर दिया तो वहाँ पर मौजूद होस्टेजेस भी उसी ख़तरे का सामना करेंगे जिस ख़तरे का सामना हमास के फाइटर करेंगे। यानी जो होस्टेजेस का हाल होगा, जो फाइटर्स का हाल होगा, वही होस्टेजेस का हाल होगा। हमास के आर्म विंग के स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने बयान देते हुए कल रात कहा कि हम होस्टेजेस का जितना हो सके ख्याल रखेंगे, लेकिन वो हमारे लड़ाकों के साथ ही मैदान जंग में मौजूद रहेंगे और उन्हें भी वही रिस्क और वही हालात झेलने पड़ेंगे जो हमास के लड़ाकों को झेलने होंगे। उबैदा के इस बयान से इसराइली अवाम में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क सकता है, क्योंकि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड जब मैदान जंग में साथ होगी और वो साथ साथ होस्टेजेस को लेकर चलेगी तो कोई नहीं कह सकता कौन सी गोली हमास के फाइटर की तरफ चले और कौन सी होस्टेजेस को लग जाए। अब बहुत सी खबरें लाइव ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको गजा की वो बॉम्बिंग दिखाना चाहता हूं जो मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ फिल्मों में तसव्वुर की थी। क्या आपने इस तरीके का कोई सीन देखा है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8 जगह से गुबार उठ रहा है और आपको लग रहे होंगे करीब करीब नहीं, ये दूर दूर की इमारतें हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, कुछ मीटर या कुछ 100 मीटर का फासला है और एक साथ इस तरीके से गजा पर बॉम्बिंग हो रही है। ये गजा सिटी का हाल है। गजा पट्टी है। गजा पट्टी के अंदर कई शहर हैं, उसमें सबसे बड़ा शहर गजा सिटी है जिसको कब्जाने का ऐलान हुआ है, जहां ये मिशन चल रहा है। इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी कोस न्यूज़ नेटवर्क लिखता है कि उसने गजा सिटी को डेंजरस कॉम्बैट जोन जो है डिक्लेयर कर दिया। हमने रात ही आपको बताया था, लेकिन तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं। बम्बार्डमेंट वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कल दोपहर से शाम के बीच हुआ है, ये जिसकी तस्वीरें रिलीज़ हुई हैं। अगर आप इनको इमेजेस में देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से मशरूम टाइप का ऐसा लग रहा है जैसे कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं गजा सिटी को मलबा बनाने के लिए। एक्सटेंसिव डेमोलिशन हो रहा है इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की तरफ से। बिल्डिंग्स, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का हाल देखिए। पहले आप बम का गुबार देख रहे हैं, उसके बाद देखिए मलबा घरों का, ये नीचे पड़े हुए और कितने बड़े बड़े गुबार हैं। ये धुंध के, ये गुबार हैं धूल के जो इमारतों के गिरने से उठ रहे हैं और सारी इमारतें यूं पड़ी हुई हैं जैसे किसी खेत में किसी ने हल चला दिया हुआ है खड़ी हुई फसल पर। यह हल किसका था? ये जुल्म का था। वो खड़ी हुई फसल किसकी थी? वो फ़लस्तीनियों के ख्वाब थे, उनके घर थे, उनकी इमारतें थी जिन्हें जोत कर तबाह कर दिया है जुल्म के हल से। ये सब कुछ हो रहा है गजा सिटी में। एक और तस्वीर अगर आप देख सकें तो ये कल रात की है और आप इसे देखिए नहीं
सुनिए अभी, जैसे आपने पहले वीडियो को सुना था एक साथ बॉम्ब, और इसे सुनिए, महसूस कीजिए कितनी इंटेंस फाइटिंग हो रही है रात के अंधेरे में भी गज़ा सिटी में। हमारे और उनके बीच घंटों का फासला है और उनके वीडियोस भी बहुत देर में रिलीज़ होते हैं। वॉल्वरिन ने इसे शेयर करके ये दावा किया है, हम इसे दावे के हिसाब से वीडियो को दिखा रहे हैं। द इंसिडेंट टारगेटेड द इसराइली नाहल ब्रिगेड, कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हो रहा है, जहां ये गोली चल रही है, ये नाहल ब्रिगेड जो है उसको टारगेट कर रहे हैं हमास के और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके। और कहा गया है कि कुछ फ़ौजी, मैं आपको बता देता हूँ तर्जुमा, कि इसराइली नाहल ब्रिगेड पर हमला हुआ है, कई फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला सीधा इसराइल की नाहल ब्रिगेड को निशाना बनाकर किया गया। इसराइल के कई सिपाही हलाक हुए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं। शिद्दत से जारी है फायरिंग और हालात की वजह से ज़ख्मियों को निकालने में इसराइल के बाकी फ़ौजी बेहद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आईडीएफ के लिए भी अब खड़ी हो रही हैं। और इसी को लेकर आईडीएफ का चीफ बार बार वार्न कर रहा था कि हमास ने वहाँ पर कदम कदम पर मौत का जाल बिछा रखा है गज़ा सिटी में, इस ऑपरेशन को इस तरीके से अंजाम मत दीजिए। लेकिन फिर भी अभी देखिए हो क्या रहा है, ये एक तरफ की फ़ोर्स हो गई आईडीएफ और दूसरी तरफ की हो गई हमास। लेकिन इन सब के बीच कौन है? वो लोग जो बार बार हिजरत कर रहे हैं, जो पिस रहे हैं इस जंग में, वो हैं ये आम लोग जो बार बार अपने सामानों को लेकर हिजरत कर रहे हैं। ये गज़ा सिटी की सड़कें हैं जहाँ से लोग निकलकर अपनी ज़रूरत के, अपनी ज़िंदगी के सामान को समेट कर निकल रहे हैं साउथ की तरफ, जहाँ पर कहा गया है कि तुम जाओगे तो बच जाओगे, काश वो बच जाएं। ये मलबा बन चुकी गलियों से, सड़कों से गाड़ियों की गाड़ियाँ काफ़िले बनाकर गज़ा सिटी को छोड़ रहे हैं। हम चलते हैं गज़ा से लेबनान की तरफ। वहाँ जो फ़लस्तीनी फैक्शंस हैं, वहाँ पर फ़तह भी है, महमूद अब्बास वाले उस तरफ का जो पार्टी का है, फ़तह वेस्ट बैंक वाला, और गज़ा का हमास का भी विंग वहाँ पर काम करता है। ये सब रिफ्यूजी कैंप्स में लेबनान में रहते हैं, अब से नहीं बरसों से, और इनके पास भी वहाँ फ़लस्तीन और गज़ा की तरह लेबनान की ज़मीन पर भी इनके पास हथियार हैं। वही हथियार इनसे छीनने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब इन्होंने सरेंडर खुद किया है। फ़लस्तीनी फैक्शंस ने अपने हथियारों को हैंड ओवर कर दिया है बेरूत के कैंप्स में। जिन कैंप्स में वो रहते थे वहाँ पर लेबनानी आर्मी आई और इन हथियारों को कल दिन में शाम में सरेंडर कर दिया गया। लिखा गया है कि जुमे के दिन 29 अगस्त को ये हथियार सौंप दिए गए लेबनीज़ आर्मी को, क्योंकि गवर्नमेंट ने नॉन स्टेट ग्रुप्स को, गैर सरकारी, जिनका नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो सरकार के पैरेलल एक अलग हुकूमत चलाते हैं, अपने पास हथियार रखते हैं, जबकि हुकूमत की पुलिस और आर्मी के पास पहले से हथियार होते हैं। तो ये हथियार क्यों रखते हैं, एक पैरेलल हुकूमत क्यों चलाते हैं? तो इन सब को, नॉन स्टेट एक्टर्स को, नॉन स्टेट ग्रुप्स को निहत्ता करने की जो मुहिम है लेबनानी हुकूमत की, उसका ये एक पहला पार्ट देखा जा रहा है जिसमें फ़लस्तीनी मूवमेंट से हथियार ले लिए गए हैं। उन्होंने खुद सरेंडर किए हैं। हिजबुल्लाह असली निशाना है, उससे हथियार इस साल के आखिर तक छीनने हैं। और ये बताया गया है, चेयरमैन हैं लेबनीज़ पैलेस्टीनियन डायलॉग कमेटी के रामेज़, उन्होंने AFP को बताया है कि फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो PLO है, उसने अपने 3 ट्रक हथियार भरकर लेबनानी आर्मी को सौंपे हैं। 3 ट्रक लोड्स ऑफ वेपन्स to the Lebanese army, including rockets and heavy weapons। और ये जो 3 ट्रक इन्होंने सौंपे हैं हथियार, इसमें रॉकेट हैं और हैवी वेपन्स हैं, हैवी मशीन गन्स वगैरह, आर्टलरी या जो भी इनके पास होगा उनकी टाइप की आर्टलरी, लॉन्चर्स वगैरह जो भी। 1 ट्रक लोड केम फ्रॉम द मार एलियास कैंप एंड शातिला कैंप्स। 1 ट्रक भरकर हथियार मार एलियास कैंप और शातिला कैंप से भी आए हैं। तो कुछ बेरूत के कैंप्स थे, कुछ और बाकी कैंप्स थे। कुल 3-4 ट्रक्स का यहाँ पर जिक्र है जिसमें भरकर हथियार कल सरेंडर कर दिए गए हैं फ़लस्तीनी जो मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ से। अब वहाँ पर रहने वाले जो हमास मूवमेंट के पास हथियार हैं उनको भी उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि PLO ने कर दिया है तो उन्हें भी करना पड़ेगा। तो एक बड़ा प्रेशर उनके बाद फिर सीधा हिजबुल्लाह पर आएगा। अच्छा, हिजबुल्लाह को लेकर मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बड़ी चौंकाने वाली खबर छापी कि लेबनान के आर्मी चीफ ने हिजबुल्लाह के डिसआर्मेंट के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुखालफत की है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की मुखालफत। ये ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी कह रही है। अंदर मैंने इस खबर को पढ़ा तो गज़ल की तरह थी थोड़ी खबर, लेकिन उसका जुज़ यही था कि ये जो लेबनान की आर्मी कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम हिजबुल्लाह से इस तरीके से हथियार नहीं छीन सकते कि हम क्या आमने सामने उनसे लड़ाई लड़ें। वो इसी मुल्क के लोग हैं, हमें बातचीत के रास्ते, हमारी हुकूमत को डिप्लोमेटिक रास्तों से बातचीत के ज़रिए कन्विंस करके हथियार लेने होंगे। और
यहाँ पर एक और चौंकाने वाली बात ये लिखी गई कि लेबनान आर्मी कमांडर इन चीफ हैज थ्रेटन्ड टू रिजाइन ओवर अ प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के हथियार छीनने या हिजबुल्लाह को निहत्था करने का जो प्लान है उसको लेबनान के आर्मी कमांडर इन चीफ ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये भी कहा कि अगर ये प्लान आगे बढ़ाया गया तो मैं अपना इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब इस तरीके की खबर मैंने ढूंढी तो मुझे मिली नहीं, लेकिन मैंने और जो खबर रात इरप्ट हुई है वो ये है कि इसी आर्मी चीफ ने कहा है कि हम कुछ सेंसिटिव मिशंस शुरू करने वाले हैं। सेंसिटिव का मतलब आप समझते हैं? वो जो हमारे यहाँ इलेक्शन में दंगे हो जाते हैं तो वो इलाके जो दंगे हमेशा होते हैं वो सेंसिटिव इलाके कहलाते हैं, बहुत ही जहाँ पर संजीदा माहौल होता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन से मिशंस चलाने वाले हैं लेबनान के अंदर? सेंसिटिव मिशंस होते हैं। ये बड़ी बात है। ये दोनों बयान मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ईरान की मीडिया कह रहा है कि ये कह रहा है हम रिज़ाइन दे देंगे हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के मामले पर, वहीं ये खुद कह रहा है कि हम सेंसिटिव मिशंस चलाने वाले हैं। वो मिशंस क्या सीधे हिजबुल्लाह को टारगेट करके किए जाएंगे? पता नहीं मुझे। खैर, हाँ, ये अशक अल अफसद ने एक रात खबर छापी कि इसराइल टारगेटेड सीनियर हुथी ऑफिसर्स इन थर्सडे स्ट्राइक्स अवेटिंग आउटकम। जो जुमेरात को जो एयर स्ट्राइक्स की थी इसराइल ने, जिसमें कहा गया कि कुछ हुथी के टॉप कमांडर्स और लीडर्स को मार गिराया है इसराइल ने, उस पर अभी उसका जवाब भी आना बाकी हुथी की तरफ से कि कौन कौन इसका निशाना बना, कौन नहीं बना। दूसरा, हुथीज़ जवाब इसराइल को क्या देते हैं, कौन किस तरह के किस लेवल के हमले से देते हैं, उसका भी सब इंतज़ार कर ही रहे हैं। फिर एक अल-कस्ता पीएस की तरफ से ये पोस्ट आती है जिसमें ये चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं इनको ही हमने कल सुबह आपको न्यूज़ दिखाई थी, हमने कहा था दावा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, श्योर नहीं। और अब तक यमन के प्राइम मिनिस्टर जिंदा हैं या मारे गए, खुद हुथी इसने डिक्लेयर नहीं किया। याह्या सारी ने कल हुई जुमे की वाली रैली के वीडियो तो शेयर किए, लेकिन उस बारे में ना डिनाई किया ना उसे कबूल किया, कोई बात ही नहीं की। जबकि अगर वो अफवाह थी मुस्तरद कर देना चाहिए था। अब्दुल मलिक अल हुथी की स्पीच में भी उसको मुस्तरद नहीं किया गया उस क्लेम को। खैर, यमनी आर्म फोर्स ये कह रहे हैं, अब ये आ गए चीफ ऑफ स्टाफ यमनी आर्म फोर्सेस के, इनकी तरफ से बयान आया, इसका मतलब ये जिंदा है। टारगेटिंग द ज़ायनिस्ट एनिमी ऑफ सिविलियन नेबरहुड्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इसराइली आर्मी हमारे जो सिविलियन इलाकों को हमला करके तबाह कर रही है, सिविलियंस पर हमला कर रही है सना के अंदर, उसका जवाब मिलेगा, वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा, मतलब उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। एंड वी विल नॉट रिट्रीट फ्रॉम सपोर्टिंग गज़ा, और हम गज़ा को सपोर्ट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये इनका टेलीवाइज बयान है, नहीं पता अगर रिटर्न में है तो अभी रुक जाइए, अभी इनमें और चीज़ें आनी बाकी हैं। यमन बिगिंस प्रोड्यूसिंग मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल्स। अब ये एक बड़ी खबर है। जो बात इसराइल दावा ठोक रहा था कि 3-4 दिन पहले यमन के हुथीज़ ने उसके ऊपर एक क्लस्टर मिसाइल दागी है, उसको अब खुद यमन के सुप्रीम लीडर जो हुथीज़ के हैं उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने कुछ एडवांस मिसाइल बनाई हैं, मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल, यानी एक मिसाइल फ़लस्तीन 2 नाम की है, उसमें मल्टीपल वॉरहेड जा सकते हैं। एक वॉरहेड का मतलब ये होता है एक गोला लगा हुआ है, बूम बोलेगा, और मल्टीपल वॉरहेड के मतलब कई गोले लगे, बूम 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 बूम, ऐसे करके म्यूज़िक आती रहेगी। तो ये अपने टारगेट पर हिट होने से पहले कई वॉरहेड्स में बट जाती है मिसाइल, और उसके बाद ये कई इलाकों में जाकर गिरती है। तो ये क्लस्टर मिसाइल कहलाती है, जिसमें बॉम्ब का एक पूरा क्लस्टर, एक छत्ता लगा हुआ होता है। और कहा गया है ये यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट की तरफ से, अब्दुल मलिक अल हुथी की तरफ से, कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस एक टीवी बयान में इस बात को कबूल लिया है। सर, एक दो चीज़ें और हैं। ईरान ने कहा है कि हम किसी भी तरीके की धमकी और प्रेशर के नीचे आकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे और हम कोई मीटिंग या बातचीत भी नहीं करेंगे। ये बात यूनाइटेड नेशंस में ईरान के एम्बेसडर ने कही और कहा है कि जो इलीगल एक्टिवेशन है JCPOA स्नैपबैक मैकेनिज्म का E3 की तरफ से, यूरोप, जर्मनी और फ्रांस की तरफ से, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम उसे कबूल नहीं करते, वो अनएक्सेप्टेबल है और वो बिल्कुल बेबुनियाद है, सही नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरीके से हम पर प्रेशर डालकर ये सोचते हैं कि हम उनकी शर्तों के सामने आकर घुटनों पर बैठ जाएंगे, तो नहीं, हमारे घुटने मुड़ते नहीं हैं।
इस तरीके से बातचीत चल रही है। ईरान की तरफ से एक और ख़बर है जो रात में आई कि ईरान वोंट बी हैंड टाइड बाय स्नैपबैक सैंक्शन। ठीक है, E3 ने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पाबंदियों की वजह से ईरान के हाथ बन जाएंगे। और ये बात कही है ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसेन पाकनेजाद ने। उन्होंने कहा है कि ये हमारे रास्ते में किसी तरह के रोड़े तो डाल सकते हैं, मे क्रिएट ऑब्स्टिकल फॉर ऑयल सेल, हमारे तेल की बिक्री में थोड़े रोड़े तो अटका सकते हैं, बट ईरान इज़ फुली प्रिपेयर्ड टू मेंटेन एक्सपोर्ट्स एंड ओवरकम रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन ईरान पूरी तरीके से तैयार है अपने एक्सपोर्ट्स मेंटेन रखने में, एक्सपोर्ट्स को अच्छी स्पीड के ज़रिए उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उन्हें ओवरकम करने में, उन पे हावी होने में, उनके ऊपर मतलब यूँ कहिए कि उनसे पार पा जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तुर्की ने एक रात बढ़िया फैसला किया और उन्होंने पूरी तरीके से अपने बिजनेस रिलेशंस इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए। इवन उन्होंने अपना एयर स्पेस भी इसराइली जहाज़ों के लिए बंद कर दिया कि लाला तुम्हारा जहाज़ हमारे आसमान के ऊपर से अब नहीं जा सकता, पूरा घूम के जाओ, महंगा टिकट बेचो, चाहे जो करो। उसके बाद अब ये खबर आई रात में कि एयर स्पेस बंद करने के बाद तुर्की ने इसराइली जहाज़ों के लिए या इसराइल जाने वाले जहाज़ों के लिए अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वहाँ पर अब इसराइल जाने आने वाले जहाज़ या इसराइल के जहाज़ डॉक नहीं हो पाएंगे। देर से ही सही तुर्की ने बहुत अहम फैसला किया, बड़ा फैसला किया। ये जाहिर सी बात है उनको बिज़नेस की चोट दे सकता है। कुछ लोग बता रहे थे कि खुफिया तौर पर तुर्की के 3 जहाज़ कल पहुँचे हैं। ये इतनी खुफिया तौर पर पहुँचे थे कि आपको पता चल गया यहाँ घर में कमरे में बैठे हुए। वो कौन सा खुफिया तौर है, कहाँ, किस न्यूज़ एजेंसी में और किस अखबार में ख़बर है। ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, ये सब उसी का दीन है। लोग पूछते हैं क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हथियार दे रहे हैं, वो हथियार दे रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर जो उठा कर ट्वीट्स को पेस्ट करके आपको बरगला दिया जाता है, आपके पास ऑथेंटिसिटी क्या है। सोशल मीडिया पर सबसे अनसोशल बातें हो रही हैं, प्रोपेगेंडा पाला पोसा जा रहा है। फिर कहता हूँ गज़ा की मदद कोई नहीं कर रहा, मदद कोई नहीं कर रहा। किसी में इतना दम नहीं है जिसने गज़ा की जंग को एक दिन के लिए रुकवा लिया हो। जिसे ये बात बुरी लगती हो वो यहाँ पर नाम लिखे कि किसने मदद की और कौन एक दिन के लिए जंग रुकवा पाया, बताइए। खैर, अभी एक खबर ये है कि इसराइल कंडक्ट्स इंटेंसिव एयर ग्राउंड ऑपरेशंस इन सदर्न सीरिया। साउथ सीरिया में लगातार इसराइल के बड़े एयर और ग्राउंड ऑपरेशंस जारी हैं। मिलिट्री जेट्स पेट्रोल करते हुए देखे गए कुनित्रा रीजन में और दारा के आसमानों पर। इसके अलावा उसकी ग्राउंड फोर्सेस जो थी, उसके ज़मीनी फ़ौजी जो थे, वो कुनित्रा के कंट्री साइड बाहरी इलाकों में घुसे और वहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कुछ वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की IDF ने, और फिर वो आराम से वापस लौट गए। इस तरीके से वो आते हैं सीरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया को ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट @आज़ाद बोल इंडिया पर जाकर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ भी आपकी बहुत ज़रूरत है।